क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के साथ रहते हुए अंदर ही अंदर खोखला महसूस करने लगे हैं? एक ऐसा रिश्ता, चाहे वह आपका पार्टनर हो, पेरेंट हो, सिबलिंग हो या आपका बॉस हो, जहां शुरुआत में आपको लगा कि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है या आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मिल गया है। पहले वो आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आपकी हर छोटी बात का ख्याल रखते थे, आपको ऐसा महसूस कराते थे जैसे आप उनके लिए बेहद खास हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बेहद चालाकी से चीजें बदलने लगी। आज आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां आप हर वक्त डरे सहमे रहते हैं। आप जो भी करते हैं वो गलत हो जाता है। आप अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिल की धड़कन हमेशा बढ़ी रहती है। आपके दिमाग में एक लगातार चलने वाला कोहरा यानी ब्रेन फॉग छा गया है। आप खुद से ही पूछने लगे हैं कि क्या गलती मेरी ही है? क्या मैं ही बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? कई बार तो आप इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि आपकी अपनी पहचान ही खो जाती है। अगर आप आज इस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपके वजूद पर, आपके आत्मसम्मान पर हर दिन एक अदृश्य हमला हो रहा है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आप पागल नहीं हैं, ना ही आपकी यह डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग गलत है, और आप अकेले भी नहीं हैं। जब हम ऐसे व्यवहार से परेशान होते हैं तो दुनिया को लगता है कि यह सिर्फ एक मामूली अनबन है। लेकिन कुछ सालों पहले एक इंटरनेशनल स्टार जॉनी डेप के केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, वो भी इस जहरीले व्यवहार का शिकार हुआ। और इसी केस की न्यूज से ज्यादातर लोगों में अवेयरनेस आई कि एक नार्सिसिस्ट कौन होता है और वो कैसे एक इंसान की सेल्फ इमेज को और उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को तबाह करके रख देता है। और उस तबाही का जिम्मेदार भी बहुत चालाकी से वह उसी इंसान को साबित कर देता है जिसको उसने तबाह किया होता है। फिजिकल एब्यूज तो फिर भी समाज को दिखाई दे जाता है, लेकिन जो मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल एब्यूज बंद दरवाजों के पीछे होता है, उसकी चोटें अदृश्य होती हैं। कॉरपोरेट के बड़े मैनेजर्स, ब्यूरोक्रेट्स और न जाने कितने समझदार लड़के लड़कियां इस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। असल में इस इंसान जिसे हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, उसका पूरा ढांचा एक फॉल्स सेल्फ यानी एक नकली महान छवि पर टिका होता है। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा है। मैं हमेशा सही हूँ और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो 3 सोचे समझे चरणों में काम करता है। पहला है आइडियलाइजेशन यानी तारीफों का जाल। शुरुआत में वो आपको आसमान पर बिठा देंगे। आपको लगेगा कि मेरे लिए इनसे बेहतर कोई नहीं। वो आपको फंसाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। दूसरा है डिवैल्यूएशन यानी नीचा दिखाना। जैसे ही आप उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं, वो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे बहुत चालाकी से कुतरना शुरू करते हैं। आपका हंसना बोलना, आपकी पसंद नापसंद, आपके कपड़े, आपकी नौकरी, आपका काम, यानी आपकी हर चीज में कमियां निकाली जाती हैं। तीसरा है डिस्कार्ड यानी अलग थलग करना। जब आप अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं तो वो आपको इस तरह महसूस कराते हैं जैसे आपका कभी कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ परेशानी यह है कि अपने इस पागलपन के बावजूद इस नार्सिसिस्ट इंसान के पास इतनी टैलेंट होती है कि वो हर बार दुनिया के सामने खुद को सही और आपको गलत साबित कर देता है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि आपकी चेतना को सोखने वाले इस चक्रव्यूह को बिना किसी टकराव के आपके दिमाग को रिवायर करके हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा इंसान सिर्फ वही होता है जो बहुत घमंडी हो, हर वक्त अपनी तारीफ करता हो और दूसरों पर चिल्लाता हो। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है।
इस व्यवहार के कई मुखौटे होते हैं और जब तक आप इन्हें पहचानेंगे नहीं तब तक आप खुद को इनके जाल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये 6 तरीके के हैं। नंबर 1 है भव्यता का मुखौटा यानी द ग्रांडियोस पर्सोना। यह वह रूप है जिसे पहचानना सबसे आसान है। इन्हें हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है। इनके लिए आप एक इंसान नहीं बल्कि एक दर्शक हैं जिनका काम उनके लिए सिर्फ ताली बजाना है। नंबर 2 है पीड़ित का मुखौटा यानी द कोवर्ट और वनरेबल विक्टिम। यह सबसे खतरनाक रूप है जहां इनका मुख्य हथियार है विक्टिम कार्ड खेलना। ये आपके अंदर के दया भाव का फायदा उठाते हैं और दुनिया में जो भी गलत हो रहा है उसका शिकार खुद को बताते हैं और अक्सर ये कहेंगे तुम्हारी वजह से ही मैं बीमार हूँ। देखो तुमने मुझे उस दिन क्या क्या कहा था, वो बात आज तक मेरी छाती पर रखी है। तीसरा है सही होने का जुनून या द जजमेंटल क्रिटिक। ये खुद को नैतिकता या नियमों का सबसे बड़ा रखवाला समझते हैं। ये हर वक्त दूसरों को जज करते हैं और अपनी बात को इस तरह पेश करते हैं जैसे वो सिर्फ आपका भला चाह रहे हैं। ये लोग आपके दिमाग से खेलने के लिए कुछ बेहद घातक और मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जैसे तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना या रियलिटी डिस्टॉर्शन या गैसलाइटिंग। ये आपके सामने घटी घटनाओं को भी सिरे से नकार देंगे या उनके पास उन इवेंट्स की सच्चाई को लेकर उनका अपना एक वर्जन होगा। ये सच में थोड़ा सा झूठ मिलाकर आपके अंदर ही एक डाउट क्रिएट कर देते हैं। ये आपके बयानों के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भों को छोड़ देते हैं और केवल कंटेंट यानी शब्दों को पकड़कर अपनी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। ये कहेंगे उस दिन तुमने ये कहा था तो इसका मतलब ये हुआ ना, तुमने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था तो इसका मतलब असल में तुम ये चाहते हो। आप अपना सर पकड़ लेते हो, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और तुम बात को कहाँ ले जा रहे हो, और वो बात को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, बल्कि आप जितनी बहस करते हो वो उसमें से और नई बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पिक कर लेते हैं और कहते हैं अच्छा तुम अब ये भी कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ ना। चौथा है अतीत को कुरेदना यानी पास्ट डिगिंग। इनके पास अपनी बात को सही करने के लिए गजब की याददाश्त होती है। ये पीछे 10-10 साल पुरानी बातें और पुरानी गलतियां इकट्ठी करके आपको सुना देंगे ताकि आप अपराध बोध यानी गिल्ट से घिर जाएं। लेकिन उस टाइम आप उनसे इतने डरे हुए होते हैं कि आप उनकी कोई बात भी उनसे नहीं कह पाते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ भी बोला तो फिर ड्रामा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। पांचवा है सोशल अलायंस गेम। ये बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं। ये समाज में या पार्टी में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है। ये धीरे धीरे आपके ही दोस्तों, आपके मायके वालों या ससुराल वालों और रिश्तेदारों के साथ इतनी गहरी दोस्ती बना लेंगे और आपको उनके सामने ऐसा साबित कर देंगे कि जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आप बिल्कुल अकेली या अकेले पड़ जाएंगे। छठा है प्रोजेक्शन। इनके अंदर जो अपनी असुरक्षा, गुस्सा या कमियां होती हैं उसका आरोप सीधे ये आपके सिर मर देते हैं। जब आपका दिमाग हर दिन इस माहौल में रहता है जहां आपको हर छोटी बात पर सफाई देनी पड़ती है या सॉरी बोलना पड़ता है, तो आपके अंदर एक गहरा सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे। आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं। जब आप लंबे समय तक इस मानसिक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं तो एक सवाल आपको अंदर ही अंदर कचोटता है, मैं इतना समझदार हूँ फिर भी मैं इस जाल में कैसे फंस गया। आप खुद को ही कोसने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ आपको एक गहरा सुकून मिलने वाला है। सबसे पहले समझिए कि सामने वाला हद से ज्यादा चालाक और विकृत है और आप अपनी किसी कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी अत्यधिक सहानुभूति यानी एम्पैथी और मंजूरी की चाह यानी वैलिडेशन के कारण इस जाल में फंसते हैं। सामने वाला आपकी इसी अच्छाई को अपना हुक बना लेता है। यह जहरीला माहौल सिर्फ आपके विचारों को नहीं बदलता बल्कि आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को
तहस नहस कर देता है। अब समझिए आपके शरीर में क्या हो सकता है। नंबर 1 है एमिगडाला का हाई अलर्ट पर रहना। हर दिन मिलने वाला मानसिक तनाव आपके दिमाग के एक खास हिस्से, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसे हर वक्त हाई अलर्ट पर रखता है। आपका शरीर यह भेद नहीं कर पाता कि सामने कोई जंगली जानवर खड़ा है या यह इंसान। नंबर 2 है कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड। आपकी बॉडी लगातार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती रहती है। आप हर समय एक अनजाने डर, चौंकने की स्थिति और गहरे कॉग्निटिव फिटीग में जीते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल असंतुलन और बीमारियां। जब दिमाग हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहेगा तो शरीर अपनी प्राकृतिक हीलिंग और रिपेयरिंग का काम बंद कर देता है। यही कारण है ऐसे माहौल में रहने वाले विक्टिम बहुत जल्दी क्रोनिक एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ओसीडी, एलर्जी, एस्थमा और कई ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा उस वैज्ञानिक सच को समझिए कि इस नार्सिसिज्म या इस पागलपन की जड़ें कहाँ हैं। क्यों कोई इंसान ऐसा बन जाता है। देखिए, यह व्यवहार रातों रात पैदा नहीं होता। इसकी जड़ें सीधे बचपन यानी चाइल्डहुड से जुड़ी हैं। इसके जनरली ये 6 कारण होते हैं। पहला है चाइल्डहुड अवॉइडेंस या उपेक्षा। हो सकता है बचपन में इस इंसान को भयंकर अवॉइडेंस मिली हो। जब ये बच्चे थे और अपनी बात कहना चाहते थे तो इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। उस समय की जो भी सबसे बुरी अवॉइड होने की फीलिंग थी, आज ये बड़े होकर उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। ये किसी भी कॉस्ट पर दोबारा अवॉइड होना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये हर जगह सिर्फ अटेंशन अटेंशन और सिर्फ अटेंशन की डिमांड करते हैं। दूसरा है दिमाग का डिसइंटीग्रेशन यानी लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई बच्चा किसी कड़वे अनुभव या इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है तो वह अपने राइट ब्रेन यानी इमोशनल ब्रेन में होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स उस समय बच्चे के इमोशंस को समझने के बजाय उसे केवल लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिक, कंटेंट और नियमों से ट्रीट करते हैं और धमकाते हैं, तो बच्चे के दोनों ब्रेन्स के बीच का यूनिफिकेशन या तालमेल टूट जाता है। इसी न्यूरोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन के कारण बड़े होकर उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल हो जाता है, जिससे वे शब्दों के बहुत अच्छे जाल बुनते हैं। लेकिन राइट ब्रेन यानी इमोशनल लेवल पर वे पूरी तरह फ्लैट और असंवेदनशील हो जाते हैं। वे सामने वाले इंसान को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। तीसरा है, अगर किसी बच्चे का कोई पेरेंट नार्सिसिस्ट है तो बड़े होकर उसके भी इसी बिहेवियर को अपनाने के चांसेस होते हैं। चौथा है, अगर पति या पत्नी में से कोई एक नार्सिसिस्ट है तो कुछ समय के बाद दूसरे के भी नार्सिसिस्ट बन जाने के चांसेस होते हैं। पांचवा कारण है, जिन घरों या खानदानों में उनके घर के सिग्निफिकेंट लोग सिर्फ बाहरी दिखावे या पैसों को ही सब कुछ मानते हों और हर समय सिर्फ बाहरी दिखावे की ही बात करते हों, वहाँ के बच्चों में भी इस बिहेवियर के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा छठा कारण है, कुछ स्टडीज कुछ लोगों में जेनेटिक्स को भी इसका कारण शो करती है। जब लोग इस घुटन भरे चक्रव्यूह में फंसते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है लड़ना, बहस करना या सामने वाले को उनकी गलती का एहसास दिलाना। लेकिन यहाँ आपको एक सबसे बड़ी हकीकत समझनी होगी। आप किसी ऐसे इंसान को उसकी गलती का एहसास कभी नहीं करा सकते जिसका पूरा वजूद ही इस बात पर टिका है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जब आप उनसे बहस करते हैं, रोते हैं या चिल्लाते हैं तो आप अनजाने में उन्हें वही मानसिक खुराक या सप्लाई दे रहे होते हैं जिनकी उन्हें भूख है। आपको समझना होगा कि उनके लिए आपकी भावनाएं सिर्फ एक खिलौना मात्र हैं। हमारा मकसद उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि खुद के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना है कि उनका कोई भी मानसिक वार आपके मन को छू भी ना सके। इसके लिए सबसे पहली और अक्सर बताई जाने वाली टेक्निक है दी ग्रे रॉक टेक्निक। इसमें आपको सामने वाले के लिए एक साधारण बेजान धूसर रंग के पत्थर की तरह बन जाना होता है। जब भी वे आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें, कोई ताना मारें, तो आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से फ्लैट कर लीजिए और नीरस आवाज में ठीक है या अच्छा है
कहकर जवाब दीजिए। जब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उनका खेल फीका पड़ने लगेगा। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रहे, यदि रिश्ता शारीरिक हिंसा या गंभीर शोषण यानी अब्यूज वाला हो तो ये ग्रे रॉक पर्याप्त रणनीति नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा और प्रोफेशनल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी टेक्निक है एग्री टू डिसएग्री। जब भी वे आप पे कोई झूठा इल्जाम लगाएं तो उनसे बहस करके खुद को सही साबित करने की कोशिश में मत उलझिए। शांत रहकर केवल तथ्यों यानी फैक्ट्स पर टिके रहिए। अपने मन में कहिए कि मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। उनसे बहुत ही पोलाइटली कहिए, ठीक है आपकी सोच अलग है और मेरी अलग, और इमीडिएटली वहां से हट जाइए। यहाँ आपका मौन और तथ्यों पर टिकना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी टेक्निक है असर्टिवनेस यानी पोलाइट लेकिन दृढ़ होना। आपको हम्बल रहना है लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दम लाकर असर्टिव होना पड़ेगा। चिल्लाने या गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही शांत, स्थिर और दृढ़ आवाज में अपनी सीमाएं या बाउंड्रीज तय कीजिए। जैसे अगर आप मुझसे इस लहजे में या चिल्लाकर बात करेंगे तो मैं इस बातचीत को यहीं रोक रहा हूँ या रोक रही हूँ। अपनी कही हुई बात पर टिके रहिए और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो बिना कोई दूसरा वाक्य बोले उस जगह से उठकर बाहर चले जाइए। छठी टेक्निक है एंकरिंग सिग्नल से आर्ग्यूमेंट को रोकना। इन लोगों के साथ आप आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं जीत सकते क्योंकि ये आपकी बातों का कॉन्टेक्स्ट छोड़कर आपकी बात के अलग अलग पीस उठाकर मैनिपुलेट करते हैं। जैसे ही बातचीत बहस में बदलने लगे आप अपने दिमाग में एक अवेयरनेस लाइन लाइए और बिना कुछ बोले बस एक शांत शारीरिक इशारा या सिग्नल जैसे हाथों को रोकना बना लीजिए और खुद को बातचीत से पूरी तरह विड्रॉ कर लीजिए। जब आपका एक्शन यह दिखा देता है कि अब आप विक्टिम गेम खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनका मानसिक नियंत्रण अपने आप ढहने लगता है। आउटर बाउंड्री सेट करने के बाद अब समय आता है सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम का, जो है सबकॉन्शियस डिटॉक्स। असली आज़ादी तब नहीं मिलती जब सामने वाला बदल जाता है, बल्कि तब मिलती है जब आपके भीतर का डर, खालीपन और अपराध बोध यानी गिल्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लंबे समय तक ऐसे जहरीले माहौल में रहने के कारण आपकी सेल्फ वर्थ लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब समय है इसे वापस पाने का। इसके लिए आपको ये सब समझकर फॉलो करना होगा। नंबर 1 है उम्मीद के बोझ को छोड़ना यानी रेडिकल एक्सेप्टेंस। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत आपको तब मिलेगी जब आप इस सच को स्वीकार कर लेंगे कि आप सामने वाले को कभी सुधार नहीं सकते। वे कभी भी यह नहीं मानेंगे कि गलती उनकी है। इस अधूरी उम्मीद को आज ही छोड़ दीजिए ताकि उनका व्यवहार आपको चोट पहुंचाना बंद कर दे। नंबर 2 है बबल विजुअलाइजेशन। जब सामने वाला आपके ऊपर चिल्लाए या ड्रामा करे तो अपने इनर वर्ल्ड में एक सुरक्षा कवच की कल्पना करें। आंखें बंद करके या शांत रहकर विजुअलाइज या इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ एक मजबूत चमकदार ऊर्जा का इनविजिबल ऑरा या बबल बना हुआ है और वह इंसान इस बबल से बाहर है। उसकी कही हुई हर कड़वी और मैनिपुलेटिव बात इस बबल से टकराकर वहीं से वापस जा रही है। इस टेक्निक को दिन में कई बार यानी 20 से 25 बार अभ्यास करने से आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और काफी हद तक बिना वजह आपके दिल की धड़कन बढ़ना बंद हो जाएगी। नंबर 3 है मन के कोहरे को साफ करना यानी क्लीनिंग द ब्रेन फॉग। जब भी अतीत की कोई कड़वी बात या कोई पुराना ताना याद आए तो तुरंत रुकें, शरीर को ढीला छोड़ें और गहरी सांस लें। अपने दिमाग को वर्तमान में लाकर कहें, वह अतीत था, वह उनका नजरिया था, वह मेरी हकीकत नहीं है। मैं इस पल में पूरी तरह सुरक्षित और आज़ाद हूँ। नंबर 4 है अपनी खोई हुई पहचान और हॉबीज को वापस पाना। उन्होंने आपके आत्मविश्वास को कुतरकर छोटा किया था। अब आपको अपनी इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगत पहचान को वापस पाना होगा। उन चीजों की तरफ लौटें जो आपको खुशी देती थी, जैसे आपके पुराने शौक,
किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। उसके अलावा कोई पसंदीदा पुराना स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं या अपने पुराने दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं। उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। हो सकता है इस पर वो नार्सिसिस्ट आपको कहे कि आप अपना या उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए यह करना ही होगा। इसके अलावा आप अकेले पार्क में जाकर या बाथरूम में जाकर खिलखिलाकर हंसा करें ताकि आपके भीतर का भारीपन कम हो सके। नंबर 5 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यह एक बेहद कड़वा लेकिन अचूक सॉल्यूशन है। आप जब तक पैसों के लिए सामने वाले पर डिपेंड रहेंगे, वे आपको अपनी प्रॉपर्टी समझकर टॉर्चर करते रहेंगे। जब वे पैसे देंगे तब भी आपकी सेल्फ वर्थ को मारेंगे। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कीजिए, पैसे सेव कीजिए और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनिए। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप अब उन पर आश्रित नहीं हैं, उनका आधा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अब तक आपने जो कुछ भी समझा है वो आपकी समझ बदलने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन जिन लोगों ने हद से ज्यादा सहा होता है तो उनके दिमाग में सालों से मिले इस मानसिक तनाव, एंजाइटी और बार बार जो उनको खुद पर शक कराया गया, इससे उन लोगों के दिमाग के न्यूरल पाथवेज में एक गहरा डर और लो सेल्फ वर्थ का पैटर्न बन जाता है। उन लोगों में कई बार जिंदगी की उमंग पूरी तरह खत्म हो जाती है और उनको लगने लगता है कि अब वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि सब कुछ समझने के बाद भी आप जब उस इंसान के सामने जाते हैं तो आपकी बॉडी अचानक से उसी पुराने डर, घबराहट और स्ट्रेस मोड में चली जाती है। इस गहरे पैटर्न को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझकर या सिर्फ बातों से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए ज़रूरत होती है कस्टमाइज्ड न्यूरल रिवायरिंग की। अगर आप आज मेरी हेल्प से इस मानसिक चक्रव्यूह से पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं, अगर आप उस गहरे स्ट्रेस, पुरानी दर्दनाक यादों यानी पास्ट पेनफुल मेमोरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या किसी भी तरह के अनजाने फोबिया से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस। यह कोई साधारण बातचीत या सिर्फ काउंसलिंग के सेशंस नहीं हैं। यह एक बेहद साइंटिफिक और गहरे और न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांतों पर आधारित प्रोसेस है। हमारा दिमाग जिस तरह किसी कड़वे अनुभव या पैटर्न को सीखता है, उसी तरह वह उससे आज़ाद होना भी सीख सकता है। इन सेशन में हम एविडेंस इन्फॉर्म्ड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हुए उन इमोशनल पैटर्न्स पर काम करते हैं जो लंबे समय से आपके भीतर गहरे कष्ट या डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अतीत की वो यादें जो आपको तड़पाती हैं या डराती हैं, वो पूरी तरह न्यूट्रल या डिसेंसिटाइज हो जाती हैं। वो यादें तो रहती हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ा हुआ दर्द हमेशा के लिए मिट जाता है। इसके साथ ही यह सेशंस उन लोगों के लिए भी संजीवनी की तरह काम करते हैं जो किसी बड़ी शारीरिक बीमारी या क्रोनिक इलनेस से जूझ रहे हैं और जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। जब आपका दिमाग लंबे समय तक किसी जहरीले माहौल या मानसिक तनाव में रहता है, तो शरीर कई बार अपनी नेचुरल हीलिंग पावर खो देता है। इन सेशंस के जरिए हम आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, जिससे आपका शरीर वापस अपनी प्राकृतिक संतुलित स्थिति यानी होम्योस्टेटिस में आ जाता है। जैसे ही आपकी बॉडी इस स्टेट में पहुंचती है, आपकी अंदरूनी हीलिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। ये कस्टमाइज्ड 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस हमारे ऑफलाइन सेंटर में उपलब्ध हैं और साथ ही ये सेशन ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। मैं रोजाना गूगल मीट और जूम के माध्यम से भारत के अलग अलग कोनों से और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत से लोगों को सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अब तक बहुत सह चुके हैं। आपने दूसरों को खुश करने और खुद को सही साबित करने में अपनी जिंदगी के ना जाने कितने साल और ऊर्जा गंवा दी है, लेकिन अब और नहीं। आपका जीवन किसी के मानसिक खेल का मैदान बनने के लिए नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। यह आपका पहला कदम होगा एक ऐसी जिंदगी की तरफ
जहां मानसिक शांति, गहरा आत्मविश्वास और अपने वजूद पर पूरा अधिकार सिर्फ आपका होगा।